नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि वीडियो में मैं बहुत स्लो बोलता हूं, तो प्लीज़ आप लोग अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा। ओके, आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इस लेसन में आदिवासियों के ऊपर ही और जो जनजातियाँ थी भारत में जो चल रही थी, जो प्रमुख जनजातियाँ थीं, जैसे आपका भील हो गया, संथाल जाति हो गया, कोल जाति हो गया, ठीक है, और मुंडा जाति हो गया, तो ये लोगों के बारे में ही इस लेसन में टोटल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको और विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है हमारा चैप्टर नंबर 4 और इसका स्टोरी है, पहला स्टार्ट होता है बिरसा मुंडा से। ठीक, 1895 ईस्वी में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। ठीक है, बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। आगे, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक है, आगे दोस्तों, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? इससे पहले हम लोग थोड़ा ऊपर फिगर को देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फिगर है, फिगर नंबर 1 दोस्तों। उड़ीसा के, एक सेकंड क्षमा करिएगा, हाँ, उड़ीसा के डोगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। ठीक है, ये कबीले की जो महिलाएं हैं, देखिए नदी को क्रॉस कर रही हैं सामान लाद कर अपने सर पर। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम लोगों का ये टॉपिक था, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। ठीक है, झूम खेती मतलब दोस्तों ये होता है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। झूम खेती का मतलब कोई एक जगह स्थिर खेती नहीं करते थे। कभी आज यहाँ करते थे तो कभी कहीं और करते थे। ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घूमतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को
खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, ठीक है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, ठीक है दोस्तों। परती का मतलब होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। परती मतलब दोस्तों कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, ठीक है। परती का अर्थ यही होता है। आगे दोस्तों इसमें और दिया है साल। साल एक पेड़ का नाम है। और महुआ जानते होंगे आप लोग, जो गांव के लोग होंगे दोस्तों वो जानते होंगे कि महुआ जो होता है एक प्रकार का फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। गाँव के लोग होंगे, अगर इस वीडियो को जो गाँव के लोग अगर देख रहे हैं दोस्तों, गाँव के बच्चे, तो प्लीज़ आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि महुआ से एक हमारे यहाँ जो एक ठेकुआ टाइप का आता है ना, वो भी बनाया जाता है। बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप लोग खाए होंगे तो कमेंट करिएगा, ठीक। आगे हम लोग पढ़ते हैं। घुमत्तू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके में घुमत्तू खेती कर सकते थे, ठीक है। प्रॉपर इनका अपना ज़मीन नहीं था, जंगल ही इनका अपना था, आदिवासियों का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला कोंड समुदाय, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन करते हैं। कोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल, एक वृक्ष है, वृक्ष का नाम है दोस्तों साल का वृक्ष, और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस्तेमाल करते थे इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और प्लास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे कोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो हमारा शब्द आया है ये प्लास जो है, प्लास याद है ना, जब हम लोग 1857 की क्रांति, वो 1857 कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये प्लास का जो पौधा होता था ना, इससे वो बनाया जाता, गुलाल यानी अबीर वगैरह, रंग वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। लोगों से ही कहते थे। आगे, इन समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, यानी वस्तु विनिमय था दोस्तों। एक सामान दो दूसरा सामान लो। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ठीक है, आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है तो क्या करेंगे, यही ना करेंगे। आगे दोस्तों ऊपर कुछ फिगर में था, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एक नज़र। ये दोस्तों एक फिगर, ठीक है, ये आदिवासियों का काम है, पत्ता वत्ता का भी काम था। चित्र में देखते हैं, डोगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस पत्तल से मुझे एक स्टोरी याद आ गया दोस्तों कि अभी कुछ साल ही पहले की बात है, जर्मनी में जो पत्ता होता है ना, पत्ता की थाली का इन्वेंशन हुआ। सोचिए, हमारे यहाँ जो है दोस्तों सदियों से चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल से ही पत्तल पे, या आप लोग भी अगर आप लोग का भी जानकारी होगा तो आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि कभी पूजा पाठ या भंडारा में देखेंगे आप लोग, जो बहुत ख़ास पूजा वगैरह होता है तो उसमें पत्तल पर हम लोगों को खाना परोसा जाता है। ठीक है, पत्तल की थालियाँ भी बनती हैं। ठीक है, और बताइए आज इन्वेंशन किए हैं तो वो लोग बताइए कितने वो अपना तारीफ़ कर रहे थे। तो जब रिसर्च में पता चला तो भारत में इसका खोज बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आदिवासियों का कार्य ही था पत्तल वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा फिगर नंबर 3, भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके हैं। ठीक है, ये देखिए आदिवासी समुदायों के इलाके हैं, एक ही फिगर पे हम कर दे रहे हैं ताकि हो जाए। थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो है आदिवासी लोग रहते थे। ठीक, आगे चलते हैं। हालांकि इसका नाम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कुछ जानवर पालते थे। अगर आप लोगों को लगेगा कि नाम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को बहुत अति आवश्यक रहेगा तो बताइएगा, हम आपका क्या बोलते हैं स्टेट वाइज बता देंगे कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। ठीक है, प्रॉपर एक वीडियो उस पर बनाकर। चलिए, कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे। ठीक है, गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब आप लोग 9th में रहेंगे ना दोस्तों, तब इसके बारे में हो सके तो आए जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ठीक है, ये दिया गया है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमत्तू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत यानी आदमी और औरत के बीच कामों के बंटवारे में चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 ईस्वी के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और कोड़ समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, आइए देखते हैं वो क्या लिखते हैं आगे। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे टुकड़ों को काटने जाती थीं।
फूलों को काटने जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बाँस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम यानी कुकुरमुत्ता आदि फल बिन कर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। ठीक है, आगे बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बिन लेती थीं। आदमी जो हैं शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और दोस्तों शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक जो है जो आदमी लोग थे वो खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थीं। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है आपका टाइम पीरियड बता रहा है। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नई बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये लोग आधी जली हुई लकड़ियाँ जो हैं औरतें जो हैं अपने सर पर उठाकर ला रही हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की। ठीक है, 1946 का फ़ोटो है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। ये भी मुख्य बात है। आगे है यहाँ गतिविधि में देखिए क्या दिया है। उससे पहले हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 ईस्वी और एल्विन की अप्रकाशित रचना जो है नोट्स ऑन द खोडस, याद रखिएगा नोट्स ऑन द खोडस यानी वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। ठीक है, गतिविधि में हम लोग पढ़ लेते हैं। बैगा औरतें और पुरुष जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है? उसके कामों में क्या फ़र्क थे, ये ध्यान से देखिए। और पुरुष लोग जो थे वो भाई अपना खेती वेती पर भी फोकस करते थे और खेती में धूप वूप के लिए ऊपर का पेड़ का हिस्सा ऊपर वाला काटते थे और शिकार उकार करते थे। और वहीं औरतें क्या थी भाई, अपना घर चलाने के लिए वो लोग आप क्या बोलते हैं लकड़ियाँ चुन कर लाती थीं और प्लस बीज वगैरह का लाती थीं। ठीक है, ये औरतों का काम था, ये सब पत्ता वत्ता वाला भी काम था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है बेवड़ क्या है। मध्य प्रदेश में घुमत्तू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था ये बेवड़। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, आइए इसको देख लेते हैं। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। आगे, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी जो हैं उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमत्तू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। ठीक है, एक फिगर है दोस्तों, इधर देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया दोस्तों, कोई नहीं। ये है दोस्तों हमारा फिगर। पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर।
जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। ठीक है, ये देखिए लट्ठों से बनाया जा रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, क्योंकि पहले वे घुमक्कड़ू थे। ठीक है, घूम घूम के खेती करते थे, एक जगह उनका निवास नहीं था। अब क्या हुआ कि एक जगह ठहरने लगे, तो ये सब भाई अंग्रेज़ तो यही चाहते हैं कि एक जगह रहेंगे तो भाई आपसे भी टैक्स लेंगे। ठीक है, आगे वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। आगे दोस्तों, घुमत्तू काश्तकारों का क्या हुआ, आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो है एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। ठीक है, ये देखिए क्या दृश्य है, एक जगह स्थायी रहे और खेती करें। आगे इसके बारे में देखेंगे, चित्र के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग सेकेंड अध्याय वाले चैप्टर नंबर 2 पढ़े थे ना, उसमें हम लोग देखे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कह रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी तो हम लोग देखे थे। चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत था, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में ज़्यादा था। आगे, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में ही था, जो किसानों से, ज़मींदारों से और आपका क्या बोलते हैं, टैक्स वगैरह ज़्यादा लेते थे। आगे, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमत्तू खेती की छूट दे दी गई। ठीक है, ऊपर एक फिगर था दोस्तों, उसको देखते हैं। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमत्तू खेती गुजरात के बारे में सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। ठीक है, ये देखिए सब पेड़ को काटा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा वन कानून और उनके प्रभाव। ठीक है, ये पढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, भारी असर पड़ा। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। कुछ
जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। आगे, जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्लीपर का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी। ठीक है, आज के दौर में दोस्तों इस चीज़ का चलन ख़त्म हो गया है, क्योंकि आज जो है वो पत्थरों का हो गया है। ठीक है, पत्थरों का स्लीपर हो गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक फिगर था, ये देखिए फिगर दोस्तों हमारा। आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फ़र्क को देखिए। ठीक है, ये खेती चल रही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 1930 ईस्वी के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेज़ों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना जितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवार, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पकाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे वो लोग गीत के रूप में अंग्रेज़ों का शिकायत कर रहे थे। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 ईस्वी में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 ईस्वी के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक तरफ पहले व्यापार की समस्या पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं। इस तरफ जो हमारे राइट हैंड साइड में देखिए दोस्तों, दो औरतें बैठी हैं जो कि बुनाई का काम कर रही हैं। ठीक है, फिगर में गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। व्यापार की समस्या देख लेते हैं। हालांकि दोस्तों आज हम अंडरलाइन नहीं किए और हमारा समय भी बचा है। ठीक है, तो अच्छा है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए व्यापार की समस्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। ठीक है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी।
भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोशों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे मात्र। इसके बाद इन कृमि कोशों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, ठीक है, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, ठीक है। एक तरफ देखिए फिगर है, क्या है फिगर में देखते हैं। चटाई बुनती एक हाजाग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ये फिगर में देखिए कोल वाला, ये आपका कोल माइन वगैरह है ना, कोयला वोयला के खदान में काम करते हुए 2 पुरुष दिख रहे हैं, ठीक। एक कुदाल लिए हैं और प्लस एक खचिया लिए हैं। आगे देखते हैं फिगर में बिहार के कोयला खनिक 1948 का ये है फिगर। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे, ठीक है। आप लोग कहेंगे बिहार का नाम ले रहे हैं सर, हालांकि झारखंड जो है दोस्तों वो बिहार का हिस्सा था, ठीक है। झारखंड तो अब न टूटा है आज़ादी के कितने वर्षों के बाद, उससे पहले वो दोस्तों आपका बिहार से ही जुड़ा था। बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, ठीक है। तो ये जो झरिया और रानीगंज है इसी की बात हो रहा है। इस पर एक मूवी भी बना है दोस्तों रानीगंज पे, ठीक है। कोयला माइन में जो है लगभग 60 लोग फंस जाते हैं और हमारे अभिनेता जो हैं अक्षय कुमार जी वो उस मूवी के हीरो हैं, जो कि सिख धर्म से उसी सिख धर्म के थे, ठीक है, और अफसर थे वहाँ पे। तो वो अपने स्ट्रैटेजी अपने माइंड से वो उन लोगों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। आदिवासी 50% आदिवासी थे, इसमें काम कर रहे थे कोयला माइन में। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं काम की तलाश देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले एक फिगर को, हाँ ठीक है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया, ठीक है। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे, ठीक है, बांध के एक ही जगह रखते थे। आगे नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 1832 ईस्वी में दोस्तों 1831 से 32 ईस्वी में कोल आदिवासियों ने बगावत की थी, ठीक है। किसने? कोल आदिवासियों ने 1831 से 1832 में। और 1855 ईस्वी में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ और 1940 ईस्वी में महाराष्ट्र में दोस्तों वर्ली विद्रोह हुआ था, ठीक है। कौन सा? वर्ली विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था, ठीक है। आइए गतिविधि में दिया है कुछ पॉइंट, उसको देखते हैं। पता लगाए कि कोयला खदानों में काम के हालात बदल गए हैं या नहीं।
पता लगाएं कि खदानों में हर साल कितने लोग मरते हैं और उनकी मौत के क्या कारण होते हैं। ठीक है, गूगल करेंगे आप लोग, मिलेगा आपको। ठीक है, हालांकि पहले से अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो गई है, गवर्नमेंट भी हो गई है, और जो भी सेक्टर को काम दिया जाता है वो लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हम हालांकि पहले से अधिक अच्छा सुविधा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिरसा मुंडा, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग ऊपर में पढ़े थे, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इनको देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन जो है वो भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई। बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। ठीक है, गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुई मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे ईसाई बन जाए। ठीक है, और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। वैष्णव धर्म मतलब जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको वैष्णव धर्म के अनुयायी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। आगे है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, वैष्णव धर्म अभी बताया ना, विष्णु जी की पूजा करने वाले को वैष्णव धर्म कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। आगे दोस्तों, 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे। ठीक है, पेड़ और बाग लगाते थे। पेट पालने के लिए खेती करते थे। पेड़ लगाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। आगे दोस्तों, अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उपदेशों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। ठीक है, आगे दोस्तों, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन
उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल के लिए सज़ा सुना दी। ठीक है, याद रखिएगा 1895 में उनको कैद किया गया था 2 सालों के लिए। आगे 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। कैसे मर गए थे बेचारे? हैजे से। और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन आंसर इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे पहले चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले ऊपर हमारा एक पॉइंट छूटा था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा, ये ऊपर हमारा छूटा था ना, ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, ये पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। क्या है? हाय कोहलू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, ज़मींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बढ़ाता हूँ मैं यही दिन और रात। हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसी प्रकार से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सकें। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि मेरा 1 के सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का दायित्व है कि आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी दोस्तों थोड़ा बहुत कष्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए दोस्तों, मस्त रहिए।